नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चुनावी नतीजे की गहराई में उतरेंगे। बात होगी राजस्थान के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की। तो चलिए देखते हैं कि आंकड़े और जमीन की हकीकत क्या कहानी बताते हैं। तो ये है केकड़ी। राजस्थान के चुनावी नक्शे पर आप देखेंगे एक बहुत ही अहम सीट। देखिए, हर इलाके का अपना एक मिजाज होता है ना। यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग और यहाँ की सियासत का भी एक अलग ही रंग है। और किसी भी चुनाव को समझने के लिए उसकी कहानी हमेशा जमीन से ही शुरू होती है। सिर्फ 7,542 वोट 2023 के चुनाव में हार जीत का फैसला बस इतने ही वोटों से हुआ। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, इसके पीछे हजारों वोटरों की उम्मीदें हैं, उनकी शिकायतें हैं और उनका फैसला है। यही वो नंबर है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी पड़ताल घूमेगी। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, एक बड़ा अनुभवी नेता जो सिर्फ 5 साल पहले इसी सीट से एक बड़ी जीत हासिल करता है, वो अचानक हार कैसे गया? क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस हार का पूरा विश्लेषण। एक एक करके उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने 2023 के नतीजों की पूरी कहानी लिखी। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये बहुत कुछ कहते हैं। 2018 में कांग्रेस के रघु शर्मा 10.82% के मार्जिन से जीते थे। एक बहुत बड़ी जीत थी ये। और फिर सिर्फ 5 साल बाद 2023 में वही उम्मीदवार 3.77% के अंतर से हार जाते हैं। मतलब इतना बड़ा स्विंग, ये साफ बताता है कि वोटरों का मिजाज पूरी तरह बदल चुका था। तो ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमें थोड़ा पीछे जाकर इस सीट के मिजाज को पकड़ना होगा। देखिए, ये जो नतीजा है ना, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये तो वोटरों के एक लंबे और सच कहूं तो काफी दिलचस्प पैटर्न का हिस्सा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में केकड़ी की पूरी कहानी कह देती है। 1993 से लेकर 2023 तक पिछले 7 चुनावों में क्या हुआ है? सत्ता कभी कांग्रेस के पास तो कभी बीजेपी के पास। एक टिपिकल, जिसे हम कहते हैं स्विंग सीट। मतलब यहां के वोटर किसी एक पार्टी के साथ बंधे नहीं हैं, वो हर चुनाव में तोल मोल कर अपना फैसला बदलते हैं। और 2023 के फाइनल वोट शेयर को देखें तो बीजेपी को मिले 49.75% वोट और कांग्रेस बीएपी गठबंधन को 45.98%। कितना करीबी मुकाबला था, देख रहे हैं? जीतने वाली पार्टी ने लगभग 50% वोट लेकर ही अपनी जीत पक्की की। लेकिन कहानी में एक और किरदार है, और वो है वोटों का बंटवारा। 2013 के चुनाव को याद कीजिए। उस वक्त एक तीसरे कैंडिडेट ने 10% से ज्यादा वोट खींच लिए थे। हुआ क्या? कांग्रेस का वोट बढ़ गया और बीजेपी की जीत का रास्ता आसान हो गया। ये एक क्लासिक केस है कि कैसे एक स्पॉइलर कैंडिडेट, या जिसे हम वोट कटवा कहते हैं, वो पूरे खेल को बदल सकता है। तो ठीक है, हमने आंकड़े देख लिए, पैटर्न समझ लिया, पर अब इन नंबर से परे चलते हैं, जमीन पर उतरते हैं, उन असली मुद्दों की बात करते हैं जिन्होंने वोटरों के फैसले पर असर डाला। क्योंकि देखिए, चुनाव सिर्फ गणित नहीं है, ये लोगों की रोज की जिंदगी, उनकी परेशानियों और उम्मीदों से जुड़ा होता है। ये जो हीट मैप आप देख रहे हैं, ये लोगों की सबसे बड़ी चिंताओं का आईना है। चाहे आप शहर की बात करें या गांव की, 3 मुद्दे हर जगह सबसे ऊपर थे। पहला, पीने का पानी, दूसरा, सड़कें, और तीसरा, जिले का दर्जा। मतलब साफ है, लोगों के लिए सबसे जरूरी थे बेसिक मुद्दे, बुनियादी सुविधाएं। पीने के पानी की इमरजेंसी। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जमीन की हकीकत थी। ये दिखाता है कि पानी की किल्लत कितनी गंभीर थी। और जब लोगों की रोजमर्रा की सबसे बुनियादी जरूरतें ही पूरी ना हो, तो इसका गुस्सा वोटों में तो दिखेगा ही। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया, लेकिन सिर्फ समस्या का विश्लेषण करना काफी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक समाधान की, एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो राजनीतिक वापसी का रास्ता दिखा सकती है। इस फ्रेमवर्क को नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत। मतलब एक 4 मुंह वाली, एक 4 फेस्ड स्ट्रैटेजी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है 4 जरूरी पिलर्स पर फोकस करके खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करना। तो ये 4 स्तंभ या पिलर्स हैं क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है इलेक्टोरल मैपिंग। मतलब डेटा के जरिए यह पता लगाना कि ठीक किस बूथ पर पानी और सड़क की समस्या सबसे ज्यादा है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल रीबिल्ड, यानी संगठन को फिर से खड़ा करना ताकि हर कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हो। तीसरा है नैरेटिव पिवट, मतलब कहानी को बदलना, सिर्फ वादे नहीं बल्कि इन समस्याओं का ठोस हल सामने रखना। और चौथा, रिसोर्स एलोकेशन, यानी अपना समय,
पैसा और मेहनत सही जगह लगाना। जब ये चारों चीजें एक साथ काम करती हैं, तभी वापसी का रास्ता खुलता है। तो जमीन पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गुज्जर और दलित जैसे जो अहम वोट बैंक हैं, उनके पास जाकर उनकी असली शिकायतों को सुनना, समझना, और ये सब करते हुए ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि लोगों की निजता का सम्मान हो, उनकी सहमति के बिना कोई जानकारी इस्तेमाल न हो, जैसा कि हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून भी कहता है। इसका मतलब है बूथ लेवल पर जो कमेटियां ठंडी पड़ गई हैं, उन्हें फिर से एक्टिव करना, उनमें जान फूंकना। लेकिन सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने से तो काम नहीं चलता है ना, उसे लागू करने के लिए एक टाइम बाउंड प्लान भी चाहिए। तो अब देखते हैं एक 90 डे का एक्शन प्लान। इस 90 दिन के प्लान को हम 3 स्टेज में देख सकते हैं। पहले 30 दिन यानी D90 से D61 फोकस होगा रीबिल्ड और प्लानिंग पर, नींव को मजबूत करने पर। अगले 30 दिन D60 से D31 अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना, उनसे जुड़ना। और फिर आते हैं आखिरी 30 दिन D30 से लेकर वोटिंग के दिन तक। ये वक्त है पूरी ताकत झोंकने का और हर वोट को अपने पाले में लाने का। हर एक दिन कीमती है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के जमाने में जब हर तरफ नेशनल लेवल के बड़े बड़े मुद्दे छाए रहते हैं, क्या पानी, सड़क और जिले का दर्जा जैसे जमीनी हाइपर लोकल मुद्दे आज भी चुनाव जिता सकते हैं? केकड़ी की ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने पर मजबूर करती है। और शायद यही आज की भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी।